क्या अशोक चौधरी पर एक के बाद एक बड़े आरोप लगने के बाद नीतीश कुमार असहज हो गए हैं? क्या वाकई में जेडीयू अशोक चौधरी से अपना पिंड छुड़ाना चाहती है? लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जेडीयू चाहकर भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है? क्या वजह यह है कि अगर जेडीयू अशोक चौधरी पर कार्रवाई करती है तो क्या वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं? और यही बड़ी वजह है जिसकी वजह से अशोक चौधरी नीतीश कुमार की मजबूरी बन गए हैं। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पूरी कहानी क्या है, आपको बताएंगे। लेकिन औपचारिकता के लिए बता दें कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आखिर अशोक चौधरी पर वो कौन कौन से बड़े आरोप लगे, हम उन तमाम बड़े आरोप का जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले हालिया लगे बड़े आरोप का जिक्र करते हैं। जब संपत्ति की ब्यौरे देने की बात हुई तो ये राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां बनी कि अशोक चौधरी की कुल संपत्ति 42 करोड़ है। उसके बाद अशोक चौधरी एक पत्र नीतीश कुमार के नाम लिखते हैं और ये कहते हैं कि चूंकि डेटा देने में त्रुटि हो गई, इस वजह से जो है 42 करोड़ की संपत्ति कुल थी, लेकिन वाकई में हमारी कुल संपत्ति जो है 22 करोड़ है। उसके बाद यह आरोप लगा कि अशोक चौधरी पर जब एक के बाद एक इतने संगीन आरोप लग रहे थे तो क्या वाकई में उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया? इसके पहले भी आपको याद होगा प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर 200 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए, लेकिन अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के सवालों का तर्कपूर्ण जवाब नहीं दिया। हालांकि मानहानि का केस जरूर किया था और कहा कि हम कोर्ट में घसीटेंगे, लेकिन राजनीति में परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहा भी जाता है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। लेकिन अशोक चौधरी ने मीडिया में आकर उस तरीके से प्रशांत किशोर की लगाए आरोपों का खंडन नहीं किया, जिसके बाद जनता में कहीं ना कहीं गलत मैसेज गया। हालांकि ये क्यों कहा जाता है कि अशोक चौधरी जेडीयू के लिए मजबूरी बन गए हैं, उसके पीछे वजह आप समझिए। जब संभावी चौधरी को जो है अशोक चौधरी ने चिराग पासवान की पार्टी से टिकट दिलवाया, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद नीरज कुमार ने क्या बयान दिया था आपको पता होगा, किस तरीके से तल्ख तेवर अपनाए थे वही चिराग पासवान जिसने 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार कमजोर हुए। हालांकि 2025 में वापसी जरूर की, लेकिन ये 2020 से 2025 का जो दरमियान था उस वजह से राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार को कमजोर आका गया, उनकी बेइज्जती हुई और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह चिराग पासवान थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में संभावी चौधरी को चिराग पासवान ने अपनी पार्टी से टिकट दिया। उस वक्त भी नीतीश कुमार काफी असहज थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। धार्मिक न्यास बोर्ड में आपको पता होगा सैन कुणाल को मेंबर बनाया गया। उस वक्त जब अशोक चौधरी से सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि उनकी बहाली आरएसएस कोटे से हुई है। उसके बाद कई तरह के सवाल उठे कि आखिर ये आरएसएस कोटा क्या होता है। फिर ये सवाल उठा कि क्या वाकई अशोक चौधरी की नजदीकियां जो हैं वो बीजेपी के साथ बढ़ने लगी हैं। हाल की बात बताता हूं, कुछ दिनों की बात है कि हिंदी विभाग समिति का मेंबर सैन कुणाल को बनाया गया और उसके अगले ही दिन जब सम्राट चौधरी से बुलडोजर नीति पर सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में अशोक चौधरी ने कहा था कि अपना सम्राट चौधरी योगी से कम है क्या। सवाल यही पूछा गया था कि क्या बिहार में योगी मॉडल लागू हो रहा है। उसके जवाब में अशोक चौधरी ने कहा था कि अपना सम्राट चौधरी जो है वो योगी से क्या कम है। जिसके बाद भी सवाल उठे कि जब जेडीयू लगातार कह रही है कि भाई बिहार में नीतीश मॉडल चलेगा, बिहार में योगी मॉडल की जरूरत नहीं है, भले ही गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला हो, लेकिन जेडीयू ये बता रही है कि मैन पावर जो है वो हमारे पास है। कई ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बताया कि भले ही गृह विभाग गया हो, लेकिन अंततः ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नीतीश कुमार के पास है, गृह विभाग को वही कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे में अशोक चौधरी का आकर यह बयान देना कि सम्राट चौधरी योगी से कम है क्या, उसके बाद भी इस तरह की चर्चाएं चली कि क्या अशोक चौधरी अब जेडीयू की जगह बीजेपी को तरजीह दे रहे हैं। क्योंकि अशोक चौधरी के बारे में यह कहा जाता है कि एक वक्त वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, सोनिया गांधी राहुल गांधी के काफी दुलारे थे। लेकिन जैसे उनके आभास हुआ कि कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता, वो अपना विस्तार, अपने कद, अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति कांग्रेस में रहते हुए नहीं कर सकते हैं, तब जेडीयू के साथ आए, नीतीश कुमार के काफी करीबी बन गए और फिर कहा जाने लगा कि बिहार में अशोक चौधरी नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं। लेकिन अब जब नीतीश कुमार अपने ढलान पर हैं, शायद 2025 से 30 ये उनकी राजनीति की अंतिम पारी हो और सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री बने हैं, यानी ये परसेप्शन बना है कि आने वाले वक्त में सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी की नजदीकियां क्या अशोक चौधरी की नजदीकियां क्या सम्राट चौधरी से बढ़ने लगी हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो बता रहे हैं कि अशोक चौधरी
कि नजदीकी कहीं ना कहीं क्या बीजेपी से बढ़ रही है? और क्या यही वजह है कि जब इतने तमाम बड़े आरोप लगे, चाहे 200 करोड़ घोटाले का आरोप लगा, हाल ही में संपत्ति विवाद हुआ जहां उन्होंने कहा उनकी संपत्ति खुद 42 करोड़ बताई, फिर कहा कि गलती हो गया डेटा देने में, हमारी संपत्ति तो कुल 22 करोड़ है। इसके अलावा प्रोफेसर नियुक्ति का मामला, यह भी काफी तूल पकड़ा। उसके बाद शिक्षा मंत्री का बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि शायद कुछ गड़बड़ियां थी, हमने आयोग को भेजा है, हम इस पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। एक शिक्षा मंत्री का इतना ही बयान देना काफी कुछ बताता है कि आखिर उनकी क्या मजबूरियां रही, क्यों खुलकर ये नहीं कह पाए। लेकिन अंततः अशोक चौधरी का प्रोफेसर पद पर नियुक्त नहीं हो पाना भी सवाल खड़े कर रहा है कि नीतीश सरकार ही कहीं ना कहीं अशोक चौधरी को लेकर जो है वो असहज है। इसके अलावा सांबी चौधरी को चिराग पासवान की पार्टी से टिकट मिलना और हाल ही में सैन कुणाल को हिंदी विभाग समिति का मेंबर बनाना और उसके पहले धार्मिक व्यास का मोड का मेंबर उनका बनना, और फिर यह कहना कि उनकी नियुक्ति जो है वो आरएसएस कोटे से हुई है। तो क्या यही वजह है कि अशोक चौधरी की इतनी गलतियों के बावजूद भी अगर नीतीश कुमार कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या यह डर है कि अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करती है तो अशोक चौधरी खुलकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं? क्या यह वही वजह है? ये भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको मेवालाल चौधरी याद होगा, उन पर आरोप लगा, नीतीश कुमार ने कह दिया कि आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए, नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए। जब महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगा घोटाले का, तब उन्होंने कहा कि यह हमारे अंतरात्मा की आवाज है, तेजस्वी यादव को सफाई देनी चाहिए, अगर वो सफाई नहीं दे पाते हैं तो हम करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब अशोक चौधरी पर एक के बाद इतने बड़े संगीन आरोप लग रहे हैं, उसके बाद भी अशोक चौधरी पर कार्रवाई नहीं कर पाना क्या जेडीयू की मजबूरी है? जबकि जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जिस तल्ख अंदाज में अशोक चौधरी पर हमला बोलते रहे, हर एक मसले को लेकर जितने आरोप लगे, लेकिन कार्रवाई नहीं कर पाना, क्या इस तरफ इशारा करता है? आपको क्या लगता है, अशोक चौधरी पर इतने आरोप लगने के बाद भी नीतीश कुमार अगर चुप हैं, तो उसके पीछे वजह क्या यही है कि अगर जेडीयू उन पर कार्रवाई करती है या उन पर नकेल कसती है तो वो बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं और ऐसे में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो जाएगी? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।